वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन 10th बाबा एमपी। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th साइंस का चैप्टर 5 जैव प्रक्रम का वन शॉट करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा वन शॉट जो होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर होता है। यानी अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है, बहुत सारे वन शॉट देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आएंगे तो जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको ही लेकर हम जो एक वन शॉट बनाते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर बनाते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको साइंस के सारे वन शॉट चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर, तो इसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला ये सवाल है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो कोई जीवित है या नहीं, इसका निर्धारण ऐसी कोई भी दिखने वाली गति जैसे चलना, सांस लेना या वृद्धि करने से किया जा सकता है। मतलब हम सजीव और निर्जीव में पता तो लगा सकते हैं ना, सांस ले रही है, वृद्धि कर रही है, जबकि सजीवों में ऐसी गतियां भी होती हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए जीवन प्रक्रिया की उपस्थिति मौलिक मापदंड के जिसके तय किया जा सकता है कि कुछ जीवित है या कुछ नहीं। तो अपने पास ये कुछ मापदंड है, उनके अनुसार अपन पता लगा सकते हैं कि कोई चीज जीवित है या मरी हुई है, यानी सजीव है या निर्जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, इनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर। तो देखिए, स्वयंपोषी क्या होता है कि भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे जल CO2 से संश्लेषित किया जाता है, यानी जल CO2 का इस्तेमाल करके अपन भोजन बनाते हैं स्वयंपोषी के अंदर। जबकि विषमपोषी पोषण में होता क्या, भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है स्वयंपोषी में, तो इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः भोजन का निर्माण दिन के समय हो जाता है और इसका जो है निर्माण कभी भी किया जा सकता है। तो सभी हरे पौधे, कुछ जीवाणु में इस प्रकार का पोषण है, जबकि सभी जीवों और कवकों में ये पोषण पाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो देखिए, अम्ल की भूमिका है क्या। मांसल में स्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के टुकड़ों को गोलने में मदद करता है तथा एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। इस अम्लीय माध्यम में एंजाइम पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है, जो कि एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यह भोजन के साथ प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि आमाशय के अंदर जो अम्ल है उसकी भूमिका क्या क्या रहती है। एक तो अम्लीय माध्यम तैयार हो जाता है, तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में परिवर्तन करने में सहायता मिलती है, और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो ये अम्ल होते हैं वो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है। तो देखिए, जितने भी पाचक एंजाइम है, चाहे एमिलेस हो, लाइपेज हो, ट्रिप्सिन हो, पेप्सिन हो इत्यादि जैसे पाचक एंजाइम भोजन को सरल कणों में तोड़ने में मदद करते हैं। ये सरल कण रक्त द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार शरीर के सभी कोशिकाओं तक ये पहुंचाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए सुधांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो देखिए, सुधांत्र पर जो होता है ना, सुधांत्र के आंतरिक स्तर पर या बोलते हैं आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे जो है परवर्ध होते हैं, जिन्हें अपन दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल है उसे बढ़ा देते हैं, और दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की जो संख्या होती है वो बहुतायत होती है, मतलब अधिक संख्या होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देती है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नए उत्तकों के निर्माण के लिए और पुराने उत्तकों की मरम्मत करने के लिए होता है। तो इसलिए जो अपन सुधांत्र को जो है भोजन को अवशोषित करने के लिए अभिकल्पित करते हैं। तो इसका चित्र भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, चित्र को जिस प्रकार से ये अंगुली के समान आप देख सकते हैं परवद्र होते हैं, जिनकी मदद से जो है सतही का जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो इसको पूरा पढ़ते हैं अपन। ऑक्सीजन का परिवहन फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर, यानी जो हीमोग्लोबिन है उसकी बात हो रही है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है।
मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होती है, इसलिए यह ज़्यादातर शरीर के ऊतकों से हमारे रक्त प्लाज्मा में विलय अवस्था में फेफड़ों तक ले जाया जाता है। यह रक्त से फेफड़ों के हवा में फैल जाती है और फिर नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे पहले किस प्रकार जो है श्वसन वर्णक ऑक्सीजन को लेकर ऊतकों तक पहुंचाता है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी है वहां तक पहुंचाता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल में अधिक विलय होती है और फिर जो है फेफड़ों तक ले जाया जाता है। फिर जो है रक्त फेफड़ों से हवा के रूप में जो भी होता है वो प्रोसेस अपनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो पादप में भोजन के स्थानांतरण के लिए फ्लोएम ऊतक होता है। तो आप देख सकते हैं कि पादप में पत्तियों से विभिन्न भागों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम में भोजन का स्थानांतरण ऊतक में एटीपी से ऊर्जा प्राप्त कर उपयोग से पूरा होता है। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देते हैं, जिससे कि भोजन का स्थानांतरण उच्च दाब से कम दाब की ओर हो जाता है। यह परासरण वाला जो प्रोसेस है आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगला सवाल है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? किस प्रकार से जल को और खनिज लवणों को पहुंचाया जाता है? तो मिट्टी से पत्तियों तक जल और खनिज लवण जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं और वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल सवन कोशिकाओं का एक सतत जाल बना देती है, जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है यानी जुड़ा हुआ होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं, वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश करता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत मतलब एक के बाद एक लगातार गति से जड़ के जाइलम में चला जाता है और जल केवल केव स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है, यानी एक फोर्स का निर्माण हो जाता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो जल की जो हानि होती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है, जबकि दिन के समय वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होते हैं। यानी देखिए जितना वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा तो नीचे से एक फोर्स लगेगा, मतलब जैसे ना, जैसे जितना जो जल है वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा तो यहाँ से एक बल लगेगा, वो मतलब ऊपर की ओर खिंचाव पैदा होगा। तो जो भी जल है, खनिज लवण है, वो ऊपर की ओर ऐसे गति करेंगे और सारे भागों में पहुंच जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? इन घटकों के कार्य क्या है? वहन तंत्र मतलब जो रुधिर को मतलब सभी भागों तक जो है कुछ ना कुछ पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मनुष्य में जो वहन तंत्र के मुख्य घटक है वो हृदय है, रुधिर है और रुधिर वाहिकाएं हैं। हृदय क्या करता है? देखो, हृदय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है। ये शरीर के विभिन्न भागों से विऑक्सीजनित यानी जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, अशुद्ध रुधिर प्राप्त करता है और उन्हें से शुद्ध करके जो है रक्त को फेफड़ों में भेजता है। उसके बाद देखिए रुधिर जो होता है वो ऑक्सीजन, भोजन तत्व और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के लिए परिवहन में सहायता करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए। उसके बाद जो रक्त वाहिनियां हैं, जो रुधिर वाहिकाएं हैं यानी शिराएं, धमनियां और केशिकाएं, इनको क्या बोलते हैं अपन? रुधिर वाहिकाएं बोलते हैं, जो हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक और विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त को पहुंचाती है। तो इस प्रकार मानव में वहन तंत्र पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वकाणु यानी नेफ्रॉन की रचना और क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफी बार आ चुका है, रिपीट वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रत्येक वक में यानी नेफ्रॉन किसको कहते हैं। तो देखिए प्रत्येक वक में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वकाणु या नेफ्रॉन कहते हैं। यानी नेफ्रॉन मिलकर जो है वक का निर्माण करते हैं, यानी अपनी किडनी का निर्माण करते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। तो यहाँ पर आप इस चित्र को जो है आराम से प्रैक्टिस कर करके इसको क्लियर करें, क्योंकि अपना जो एक वकाणु है, एक नेफ्रॉन है, वो इस तरह से होता है। और अब इसकी क्रिया विधि को अपन समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रिया विधि को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है गुर्दे में
रक्त गुर्दे की धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है, जिनकी शाखाएं केशिकाओं में कोशिका गुच्छ से जुड़ी रहती है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि वक में बोमेन संपुट में जल और विलायक को स्थानांतरित किया जाता है। समझ सकते हैं आप, पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि गुर्दे में रक्त गुर्दे की धमनी के माध्यम से आता है, जिसकी जो शाखाएं होती है वो केशिकाओं में केशिका गुच्छ के रूप में जुड़ी होती है। और सेकेंड में क्या होता है कि वक के अंदर बोमेन संपुट में जल और विलायक को स्थानांतरित किया जाता है सेकेंड स्टेप में। तो देखिए प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और रक्त प्रचुर मात्रा में जल में रह जाते हैं तथा अवांछित कण मूत्र में जुड़ जाते हैं। उसके बाद देखिए जैसे जैसे मूत्र नलिका में प्रभावित होता है, जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रभावित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक वक में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका यानी मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो वक को मूत्राशय से जोड़ती है। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में मूत्राशय में मूत्र भंडारित हो जाता है, जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर निकालना दे। तो इस प्रकार से क्रियाविधि होती है। बहुत आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे लाखों की संख्या में वकाणु हो सकते हैं, एक वकाणु का ये कार्य होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर धमनी के द्वारा जो है रक्त लाया जा रहा है, फिर यहाँ पर कुछ रक्त क्षमता है, उसके बाद में मतलब कंटिन्यू रूप से आगे बढ़ के जो है इस प्रकार से यहाँ पर हेल्नो लूप वगैरह होता है, यहाँ से निकलता हुआ फिर आगे इस प्रकार से लास्ट में सांग्रायिक वाहिनी में चला जाता है। उसके बाद देखिए वो प्रोसेस चलता रहता है। अगला सवाल है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो मूत्र बनने की मात्रा शरीर में मौजूद अतिरिक्त जल और विलेय वर्ज्य पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। कुछ अन्य कारक जैसे जीवों के आपस में और हार्मोन जैसे एंटी मूत्रवर्धक हार्मोन भी जो यानी जो एडीएच है वो भी मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हम ज़्यादा पानी पिएंगे ज़्यादा मूत्र आएगा, या फिर कुछ विलेय वर्ज्य पदार्थ होते हैं, या फिर मूत्रवर्धक हार्मोन जो है यानी एडीएच, उसके कारण भी यहाँ पर नियमन होता है कि कितना मूत्र बनेगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन में से मनुष्य में वक एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित है। तो वक आपको पता है किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम ज से जाइलम, फ से फ्लोएम। तो ज से जाइलम मतलब जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। तीसरा ऑप्शन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सब कुछ आवश्यक होता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, जल हो, क्लोरोफिल हो, सूर्य का प्रकाश हो, तभी इन सभी के कारण जो है या इन सभी की मदद से जो है स्वपोषी पोषण हो पाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन के लिए सवाल रहता है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है किसमें होती है क्रिया। तो ये जो क्रिया है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट सवाल है कि हमारे शरीर में वसा के पाचन कैसे होते हैं, यानी वसा का जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है और ये प्रक्रम कहाँ पर होता है। तो देखिए शुद्धांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो पीत लवण है उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशयी रस का स्रावन करता है, जिसमें इमल्सिकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है और ये प्रक्रिया शुद्धांत्र में पूरी होती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है कि शुद्धांत्र में जो वसा की बड़ी गोलिकाएं हैं उनका एक रूप होता है जिससे उस पर एंजाइम कार्य करते हैं, और एंजाइम का कार्य करना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए जो पीत लवण है उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और फिर जो अग्नाशय ग्रंथि है वो अग्नाशयी रस का स्रावन करती है, जिससे जो इमल्सीकृत वसा है उसका पाचन करने में लाइपेज एंजाइम को थोड़ी हेल्प मिलती है और ये प्रक्रिया शुद्धांत्र में पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो देखिए भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या होती है, ये भोजन को आसानी से निगलने के लिए सहायता करती है, यानी भोजन को गीला करती है। और लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेस या फिर एमिलस कहते हैं, ये जो है मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। अगला मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए हीमोग्लोबिन करता क्या है। हीमोग्लोबिन मानव के शरीर में एक श्वसन वर्णक होता है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यानी ऑक्सीजन से उच्च बंधुता रखता है, यानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक करता है। शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है, इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन की जो क्षमता है, यानी जो उसकी आपूर्ति है, उसकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तो फिर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है आपको, जैसे एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या करनी है आपको, और ये क्यों आवश्यक है। तो देखिए दोहरा परिसंचरण तंत्र मतलब खून का जो है 2 बार हृदय से गुजरना, जो कि आपने पढ़ रखा है। तो देखिए एक चक्र में अन्य कशेरुकी में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, जिसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यह मनुष्य में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को अलग करने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी वजह से रुधिर को संचालन प्रणाली अधिक कुशल होती है और लगातार शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। तो ये आप कारण लिख सकते हैं कि किस प्रकार जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र काम करता है और ये क्यों आवश्यक होता है। तो आप देख सकते हैं ताकि शरीर के तापमान को बनाए रखने में आसानी रहे और शरीर के अंदर जो है रुधिर को बड़ी अच्छी तरह से संचालित किया जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। और रुधिर अगर अच्छी तरह से संचालित होगा तो फिर बहुत सारे जो पदार्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से जा पाएंगे। तो आराम से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए इस वन शॉट का सबसे लास्ट एंड फाइनल जो है क्वेश्चन पर अपन आ चुके हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम में क्या अंतर हो सकता है। तो देखिए इनके वहन में क्या क्या अंतर होता है। तो जैसे जाइलम फर्स्ट से फ्लोएम फूड से रिलेट करता है ये, तो जाइलम जो है मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है, जबकि फ्लोएम उत्तक जो है भोजन के परिवहन में सहायता करता है, जल को पौधों के जड़ों से अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये भोजन को ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में ले जा सकता है। तो जाइलम देखिए तो हमेशा एक दिशीय होता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो द्विदिशीय होता है, यानी बहुत सारी दिशाओं में जो है भोजन को ले जाने का कार्य करता है। और देखिए जाइलम में पदार्थों का जो वहन है वो सरल भौतिक दबावों की सहायता से हो सकता है, जैसे वाष्पोत्सर्जन हो गया, जबकि फ्लोएम में जो भोजन का वहन है वो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। तो धन्यवाद। इस प्रकार आप वन शॉट देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर ही पढ़ाए जाते हैं। बाकी चैप्टर वगैरह आप पढ़ते ही हैं, सारा का सारा बेसिक आप पढ़ते हैं। धन्यवाद।